27 मार्च 1977 एक ऐसी सुबह जो हमेशा की तरह लग रही थी, खामोश, आम और एक नए सफ़र की शुरुआत से भरी हुई। दो जॉइंट प्लेन्स KLM की फ़्लाइट एम्स्टर्डम से और पैन एम की फ़्लाइट न्यूयॉर्क से अपने मुसाफिरों को मंजिलों की तरफ ले जा रही थी। हवा में छलकती उम्मीदें और सफ़र की एक्साइटमेंट, हर चेहरा एक नई कहानी बयां किए हुए था। मगर लॉस रोडियोस एयरपोर्ट टेनरिफ पर सब कुछ बदलने जा रहा था। एक घनी और खौफनाक धुंध ने पूरे मैदान को अपनी लपेट में ले रखा था, और उस धुंध के बीच किस्मत का एक ऐसा खौफनाक खेल छुपा था जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दो फ्लाइट्स एक ही रनवे पर एक दूसरे से बेखबर, लेकिन एक ऐसे हादसे की तरफ बढ़ रही थी जो दुनिया की एविएशन हिस्ट्री को ख़तरनाक हादसे में बदल देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। KLM फ़्लाइट 4805 एक बोइंग 747-206B चार्टर्ड फ़्लाइट थी जो हॉलैंड इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रुप के लिए थी और नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल से टेक ऑफ हुई थी। इसके कॉकपिट क्रू में चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन जैकब विल्डुज़न वैन ज़ेंटन, जिनके पास 11,700 फ्लाइट आवर्स का तजर्बा था। फर्स्ट ऑफिसर क्लास म्योर्स, जिनको 9,200 फ्लाइट आवर्स का तजर्बा था। इसके अलावा फ्लाइट इंजीनियर विलियम शिल्डर, जिनको 17,031 फ्लाइट आवर्स का तजर्बा था। और फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स और 235 पैसेंजर्स थे। और दूसरी पैन एम फ्लाइट 1736 ने अपना सफ़र लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू किया था और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्टॉप करके कैनरी आइलैंड की तरफ जा रही थी। ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग 747-121 का था। क्रू में कैप्टन विक्टर ग्रब्स, जिनको 21,043 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रेक, जिसके पास 10,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस, जबकि फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वांस के पास 15,200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ साथ 380 पैसेंजर्स भी शामिल थे। 14 पैसेंजर्स न्यूयॉर्क से बोर्ड हुए थे और यहीं पर क्रू भी तब्दील किया गया। ये एयरक्राफ्ट पहला बोइंग 747 था जिसने 22 जनवरी 1970 को कमर्शियल फ्लाइट के सफ़र का आगाज़ किया था। अपनी पहली सर्विस के साल में 2 अगस्त 1970 को ये पहला बोइंग 747 बना जो हाईजैक किया गया। दोनों परवाज़ों में पैसेंजर्स पुरसुकून माहौल में बैठे अपने मुतरादिद मंजिलों पर सफ़र कर रहे थे। ठीक दोपहर 1:15 पर जब वो कैनरी आइलैंड्स के करीब पहुंची तो वहां एक इंसिडेंट हो गया। आज़ादी तहरीक के एक सेपरेटिस्ट ने ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट के टर्मिनल में एक बॉम्ब रखा था जो फ्लाइट्स के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक्सप्लोड हुआ था और इसमें 8 अफराद जख्मी हुए और एयरपोर्ट के अमले को एक और बॉम्ब की इत्तला मिली। दूसरे बॉम्ब का खतरा दिखाते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने एयरपोर्ट को टेम्परेरीली बंद कर दिया और ग्रैन कैनेरिया के लिए जो भी परवाज़ें आ रही थीं उन्हें लॉस रोडियोस की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिनमें ये 2 फ्लाइट्स भी शामिल थीं। लेकिन यहाँ पर पैन एम के क्रू ने कहा कि उन्हें लैंडिंग क्लियरेंस मिलने तक आसमान में एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाने दिया जाए, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल था कि वो मज़ीद 2 घंटों तक हवा में रह सकते थे। मगर ATC की तरफ से उन्हें टेनरिफ डाइवर्ट होने का हुक्म दिया गया। लॉस रोडियोस टेनरिफ एक रीजनल एयरपोर्ट था जो लोकल फ़्लाइट्स के लिए था। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को किसी इमरजेंसी की सूरत में ही यूज़ किया जा सकता था, लेकिन वो ग्रैन कैनेरिया से डाइवर्ट की गई तमाम परवाज़ों को आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सिर्फ 5 बड़े एयरलाइंस पर मुश्तमिल था। एयरपोर्ट में सिर्फ एक रनवे और एक मेजर टैक्सीवे था जो रनवे के पैरेलल था, और 4 छोटे टैक्सीवेज भी इससे मिलते थे। ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट दोबारा खुलने का इंतजार करते हुए डाइवर्टेड एरोप्लेन्स ने इतनी जगह घेर ली थी कि उन्हें टैक्सीवे पर पार्क करना पड़ा। नतीजा ये निकला कि अब डिपार्चर के लिए तैयार एरोप्लेन्स को रनवे पर ही टैक्सी करके टेक ऑफ के लिए पोजीशन में आना था, जिसे बैक टैक्सी या बैक ट्रैक कहा जाता है। इतने में जब बॉम्ब का खतरा ख़त्म हो गया तो अथॉरिटीज़ ने ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट खोल दिया और ग्रैन कैनेरियन एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स को वहां लैंड करने की इजाज़त मिल गई। यहाँ KLM के कैप्टन ने फैसला किया कि लॉस रोडियोस में ही फ्यूल भरवा लें ताकि वक्त बच सके।
पीछे पैन एम का जहाज टेनेफ से वापस उड़ने के लिए तैयार था, मगर रनवे का रास्ता KLM के जहाज और एक रिफ्यूलिंग व्हीकल की वजह से ब्लॉक था। रिफ्यूलिंग में तकरीबन 35 मिनट्स लगे, जिसके बाद पैसेंजर्स को वापस जहाज में लाया गया। जब KLM एयरक्राफ्ट टेनेफ पर लैंड हुआ तो पैसेंजर्स को एयरपोर्ट टर्मिनल ले जाया गया। एक पैसेंजर रुबीना वैन लानशोट, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस आइलैंड पर रहती थी, ने 747 में वापस ना जाने का फैसला किया, जिससे बोर्ड पर 234 पैसेंजर्स रह गए। टावर ने KLM को पूरा रनवे टैक्सी करके जाने और फिर 180 डिग्री का टर्न लेके टेक ऑफ पोजीशन में आने की हिदायत दी। जब KLM रनवे पर बैक टैक्सी कर रहा था, इस दौरान टावर कंट्रोलर ने KLM क्रू को हिदायत दी कि वो रेडी हो जाएं और अपनी उड़ान की तैयारी करें, लेकिन क्योंकि क्रू अपने चेक लिस्ट पर फोकस कर रहा था, उन्होंने टेक ऑफ क्लियरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को थोड़ी देर से कॉपी किया। ये चेकलिस्ट एयरक्राफ्ट के सभी सिस्टम्स को चेक करना और उड़ान की तैयारी को कंफर्म करने के लिए होती है, और ये KLM क्रू तब तक करता रहा जब तक वो रनवे के एंड पर पहुंचकर टेक ऑफ पोजीशन में नहीं आया। कुछ देर बाद पैन एम को भी हिदायत दी गई कि वो KLM के पीछे रनवे पर आएं और अपनी बाईं तरफ से थर्ड एग्जिट लेकर रनवे के पैरेलल टैक्सीवे का इस्तेमाल करें। पहले तो क्रू को ये क्लियर नहीं था कि कंट्रोलर ने उन्हें फर्स्ट एग्जिट लेने का कहा है या थर्ड एग्जिट। क्रू ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वजाहत मांगी और कंट्रोलर ने एम्फेथेटिकली जवाब दिया, थर्ड एग्जिट, 1 2 3 थर्ड एग्जिट। पैन एम रनवे पर सीधा चलता रहा और उन्हें फर्स्ट और सेकंड एग्जिट भी नजर आई, लेकिन धुंध बहुत घनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड एग्जिट मिस कर दी। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट सी लेवल से 633 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़ है, जो उसे और भी ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि ये लोकेशन मज़ीद मुश्किलात और मुख्तलिफ मौसमी हालात पैदा करती है। इस हाइट पर अक्सर बादलों के झुंड ग्राउंड लेवल पर उतर आते हैं। ये बादल किसी भी वक्त और किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, और उनके मुतासिर होने के नतीजे में विजिबिलिटी भी मुतासिर होती है, जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी भी सूरत नॉर्मल नहीं होती। KLM कैप्टन ने थ्रोटल को एडवांस किया और एयरक्राफ्ट ने आगे बढ़ना शुरू किया। फर्स्ट ऑफिसर म्यूर्स ने उन्हें याद दिलाया कि क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली। विल्ड्यूजन ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, पूछ लो। म्यूर्स ने टावर से रेडियो पर कहा कि हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं और ATC क्लियरेंस का इंतजार है। टावर ने उन्हें रूट इंस्ट्रक्शंस तो दिए जो टेक ऑफ के बाद फॉलो करने थे, मगर टेक ऑफ क्लियरेंस अभी नहीं दिया। इस वक्त टावर ने कहा, ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। और इसी दौरान पैन एम क्रू ने भी ATC को कॉल करके बैक वक्त कहा, वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे। यहाँ एक अहम कंफ्यूजन ये हुआ कि टावर की तरफ से क्लियरेंस का लफ्ज़ जब आया तो KLM के क्रू ने इसे टेक ऑफ की इजाज़त समझा, जबकि असल में टावर ने सिर्फ उन्हें पोजीशन में आने और रेडी होने को कहा था। ट्रांसमिशन ओवरलैप हो गई और इंटरफेरेंस की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुई। KLM के कैप्टन ने समझा कि उन्हें जो ओके कहा गया है वो टेक ऑफ की क्लियरेंस के तौर पर है, लेकिन कॉल क्लैश होने की वजह से उन्हें बाकी का मैसेज सुनाई नहीं दिया सिवाय ओके के। अब एक तरफ पैन एम जिसे थर्ड एग्जिट लेकर टैक्सीवे पर जाना था और वो मिस कर चुका था, वो अब भी रनवे पर ही था, और दूसरी तरफ KLM जो एक मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो चुका था, उसने भी टेक ऑफ के लिए रनवे पर चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ATC को तो पता था कि पैन एम रनवे पर टैक्सिंग कर रहा है, लेकिन ये KLM को पता नहीं था। उन्हें यही लग रहा था कि पैन एम थर्ड एग्जिट लेकर टैक्सीवे पर आ चुका होगा और रनवे क्लियर है। इतने में ATC ने पैन एम को कॉल करके कहा कि आपका क्लियर हो जाए तब बताना। अब ये कन्वर्सेशन KLM भी सुन रहा था। दोनों पायलट्स ये सुनकर हैरान हो गए कि पैन एम अभी तक रनवे पर है। कुछ ही सेकंड्स में KLM पैन एम के इतना नज़दीक आ गया कि पैन एम के कैप्टन ने KLM की लैंडिंग लाइट्स फॉग में देखी तो उन्होंने कहा वो रहा, जब उनका प्लेन एग्जिट C4 के करीब था। इतने में KLM ने इतनी स्पीड पकड़ ली कि अब उसे रोकना नामुमकिन था। अब इस सूरत में एक ही ऑप्शन होता है, कंट्रोल योक को खींचकर प्लेन को टेक ऑफ करवाया जाए, और KLM के पायलट ने भी यही किया। अब 234 पैसेंजर
पैसेंजर्स और फ्यूल से भरा हुआ प्लेन इतना जल्दी टेक ऑफ न कर सका और वही हुआ जिसका डर था। दोनों प्लेन्स आपस में जोरदार धमाके से टकरा गए। तसादुम के बाद दोनों प्लेन्स बिल्कुल तबाह हो गए। KLM प्लेन पर मौजूद तमाम 234 पैसेंजर्स और क्रू अपनी जान से हाथ धो बैठे और पैन एम पर मौजूद 335 पैसेंजर्स और क्रू भी हलाक हुए। ज्यादातर हलाकतें फ्यूल के फटने और उसके बाद आग लगने के नतीजे में हुई जो तसादुम के फौरन बाद फैल गई थी। पैन एम प्लेन के बाकी 61 पैसेंजर्स और क्रू बच गए। शुरू में 70 लोग जिंदा थे लेकिन उनमें 9 पैसेंजर्स बाद में अपनी चोटों के सबब जान से हाथ धो बैठे। बच जाने वालों में पैन एम के कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर भी शामिल थे। इस हादसे की तहकीकात स्पेन के CIAIAC यानी सिविल एविएशन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने की, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और नेदरलैंड्स के रिप्रेजेंटेटिव और दोनों एयरलाइंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि हादसे से पहले कुछ गलत फहमियां और गलत असम्पशंस हुई। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट के एनालिसिस के मुताबिक KLM पायलट ने सोचा कि टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है, जबकि टेनरिफ कंट्रोल टावर यह समझा कि KLM 747 रनवे के एंड पर स्टेशनरी पोजीशन पर है और क्लियरेंस का वेट कर रहा है। अचानक फॉग की वजह से विजिबिलिटी में कमी और कंट्रोल टावर को दोनों प्लेन्स देखने की मुश्किलात और दोनों एयरक्राफ्ट के रेडियो सिग्नल्स में इंटरफेरेंस की वजह से पैगामात सही से सुनने में परेशानी हुई। प्रोबेबल काज इन्वेस्टिगेशन में ये नतीजा निकाला गया कि हादसे का बुनियादी सबब वेल्यूजन वैन जेंटन का क्लियरेंस के बगैर टेक ऑफ की कोशिश करना था। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर बहुत सारे प्लेन्स थे, इसलिए हर किसी पर ज्यादा प्रेशर था, चाहे वो KLM क्रू हो, पैन एम क्रू हो या फिर कंट्रोल टावर। दूसरे कुछ अहम असबाब जो क्रिटिकल नहीं थे लेकिन उन्हें एविएशन में बदलना जरूरी था। KLM के फर्स्ट ऑफिसर का VR टेक ऑफ और कंट्रोल टावर का ओके का जवाब गैर वाज़ेह था। पैन एम को थर्ड एग्जिट से टैक्सी वे पर मुड़ने की हिदायत दी गई, लेकिन उन्होंने ये एग्जिट मिस कर दिया और रनवे पर ही चलते रहे, जबकि KLM ऑलरेडी टेक ऑफ के लिए रनवे पर था। एयरपोर्ट को टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद कई प्लेन्स को एकोमोडेट करना पड़ा, जिससे टैक्सीवेज की नॉर्मल यूज में डिस्टर्बेंस हुई। टेनरिफ के उस बदनसीब दिन जब रनवे पर मौत का साया मंडरा रहा था, एक छोटी सी गलती ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई हादसे को जन्म दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।